नेक्स्ट हमारे पास आता है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैटायन एनायन बनने की वजह से जो बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेटअप होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही एटम जो है वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है वो कैटायन बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो एनायन बनाता है। और दो अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में अट्रैक्शन से क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पर है। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसके बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। नेगेटिव पॉजिटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि Na बॉन्ड Cl, तो वो बॉन्ड जो हम ड्रॉ करते हैं विद वन लाइन, वो लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, एन आयनिक बॉन्ड गेट्स ब्रोकन व्हेन द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। जब आयनिक बॉन्ड हमारे पास होगा वो कब ब्रेक होगा, जब हम सब्सटेंस को पोलर सब्सटेंस में डिसॉल्व करेंगे। और पोलर सब्सटेंस लाइक वी हैव वाटर, तो पोलर सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। वाटर के अलावा भी और पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते हैं और भी पोलर सॉल्वेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोलर सॉल्वेंट हमारे पास आता है वाटर। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? आयनिक बॉन्ड को सबसे पहला फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो हमारे पास कैटायन फॉर्म हो रहा है उसकी फॉर्मेशन ईजी होनी चाहिए। जितने ईजीली कैटायन फॉर्म हो जाएगा उतने ईजीली हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास हाई होनी चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होगी वो हाई होगी, तभी हमारे पास जो एनायन है वो इजीली बन पाएगा। नेक्स्ट वी हैव लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी क्या होती है? लेटिस एंथैल्पी किसी भी आयनिक सॉलिड की हम कैसे डिफाइन करते हैं? लेटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट। पूरे सेपरेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है कैटायन और एनायन को सेपरेट करने के लिए, एक मोल कैटायन एक मोल एनायन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी दैट इज़ कॉल्ड एज लेटिस एंथैल्पी। तो जितनी ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी होगी इसका मतलब हमारे पास उतने स्ट्रांगली वो मॉलिक्यूल्स, वो आयंस आपस में जुड़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयनिक बॉन्ड यहाँ पे CaF2 बनाएं, अगर हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, CaF2 वी आर फॉर्मिंग, तो Ca की जो हमारे को पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20 एंड इट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। ये हमारे पास कैल्शियम आता है। तो कैल्शियम के पास हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके आर्गन वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो एक्वायर कर लेगा। तो Ca विल लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या बना लेगा, Ca2 पॉजिटिव। जब ये Ca2 पॉजिटिव बनाएगा तो इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ गई। और अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, F नेगेटिव। यहाँ पर जो एंथैल्पी यूज़ हुई हमारे पास, इस एंथैल्पी को बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ हुई हमारे पास, उस एनर्जी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर फ्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन थी दैट वाज 1s2 2s2 2p5, यहाँ पर हो गई 1s2 2s2 2p6। तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, इसने भी यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। दोनों चीज़ें हमारे पास स्टेबल हो गई। अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे फ्लोरीन F नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो क्या होगा, अगर एनवायरनमेंट में Ca2 पॉजिटिव प्रेजेंट है बहुत सारे और F नेगेटिव प्रेजेंट है बहुत सारे, तो 2 F नेगेटिव Ca2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे, CaF2। ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपने क्रॉस करनी वैलेंसी सीखी है, दिस विल फॉर्म CaF2। तो CaF2 में आप इस CaF2 को ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आप इस CaF2 को ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखना रॉन्ग है।
ऐसे लिखने का मतलब है कि हम फ्लोरीन को डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये फ्लोरीन किस जगह से आकर के सी ए के साथ बाइंड हो रहा है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा बेटा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सी ए है और फ्लोरीन इसके आपस में आकर के चिपक गया, तो वो कहीं से भी आकर के यहाँ पर बाइंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी हमारे पास यूज़ हुई इसको फॉर्म करने के लिए, दैट इज़ लेटिस एंथैल्पी, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। इसको म्यू से डिनोट करेंगे, इसको लेटिस एंथैल्पी बोलेंगे, क्योंकि यही एंथैल्पी हमें इससे तोड़ने के लिए चाहिए और यही एंथैल्पी हमें इसको फॉर्म करने के लिए चाहिए। इसको जब मैं तोड़ूंगी तो यही चीज़ बनेगी वापस से, तो इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ हो रही होगी, और जब मैं इसको फॉर्म कर रही हूँ तो इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही होगी। तो ये हमारे पास लेटिस एंथैल्पी यहाँ पर इसीलिए काम आती है। तो बेटा जितनी ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी, इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट वी हैव बॉन्ड पैरामीटर्स। बच बॉन्ड हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, और ये सारे के सारे पैरामीटर्स कोवेलेंट बॉन्ड के ही हैं, आयनिक बॉन्ड के पैरामीटर्स नहीं हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। तो दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड होगा तो स्ट्रांगली बाइंडेड होगा, स्ट्रॉन्ग बाइंडेड होता है तो लेंथ छोटी हो जाती है, एटम पास पास आ जाता है। ट्रिपल बॉन्डेड होगा तो बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो अगर आपको कहीं मिलता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखना, एटम वही कनेक्ट हो रहे हैं, बस बॉन्ड का नंबर चेंज होता चला जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव कोवेलेंट रेडियस एंड वॉन्डरवॉल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस और वॉन्डरवॉल रेडियस हम लोगों ने पहले भी एक चैप्टर में किया है, दैट इज़ थर्ड चैप्टर। अगर मेरे पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑफ Cl2, दिस मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, ज़रूरी नहीं है Cl2 का हो, N2 का हो सकता है, O2 का हो सकता है, H2 का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जो मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच का रेडियस है, मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच का जो रेडियस है उसको कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे, और दो मॉलिक्यूल के बीच का जो रेडियस है, दो मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो रेडियस है उसको हम वॉन्डरवॉल रेडियस बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट वी हैव बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर इज बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। एक मोल पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको वी यूज टू कॉल्ड इट एज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। बेटा यही चीज़ हमारे पास लैटिस एंथैल्पी भी होती है, लेकिन वहाँ पर हम आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम लोग किसको ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। तो H2 को ब्रेक करके एटम्स बना रहे हैं, वहाँ पर हम NaCl को ब्रेक करके आयंस बना रहे थे। तो लेटिस एंथैल्पी और बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी हमारे पास सेम आती है, लेकिन लेटिस एंथैल्पी की जो बात होती है वो हम आयनिक कंपाउंड के लिए करेंगे, और बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी की जो बात होती है वो हम लोग किसके लिए करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए करेंगे। नेक्स्ट इसी में हमारे पास आता है एवरेज बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की बात हम कब करेंगे, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं और डिफरेंट टाइप के बॉन्ड उसमें फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि H2O, H2O में बेटा हमारे पास दो OH बॉन्ड होते हैं। जब एक OH बॉन्ड टूट के H अलग हो जाएगा तो उसकी एंथैल्पी कुछ और होगी, और उसके बाद जब हम दूसरा H हटाना चाहेंगे तो उसकी एंथैल्पी हमारे पास कुछ और यूज़ होगी। तो पहला जब OH बॉन्ड टूटा तो 502 किलो जूल पर मोल हमें चाहिए, और जब दूसरा OH बॉन्ड हमारे पास टूटेगा तो हमें 427 किलो जूल पर मोल चाहिए। पर बॉन्ड तो सेम ही टूट रहा है, अगर बॉन्ड हमारे पास सेम ही टूट रहा है तो दो डिफरेंट एनर्जी आ रही हैं। सो दो डिफरेंट एनर्जी में से हम कौन सी एनर्जी माने, तो हम क्या करते हैं, दोनों एनर्जी का मीन ले लेते हैं। ठीक है, तो H2O के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट विल बी द मीन ऑफ दीज टू। नेक्स्ट वी हैव बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड जो हमारे पास दो एटम के बीच में लगा होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट वी हैव पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, कि जो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, सिमिलर एटम्स के बीच में या फिर ऐसे एटम्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि H2 सेम एटम है तो कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, Cl2 सेम एटम है तो कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, CH4 कार्बन और हाइड्रोजन में जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हमारे पास नॉन पोलर आते हैं।
O2 में हमारे पास O डबल बॉन्ड O करके सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच बनता है, और दो डिफरेंट एटम्स, वो दोनों एटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस को शेयर कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास बात आती है कि वो मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है बेटा जिसका मॉलिक्यूल पोलर है उसका बॉन्ड हमारे पास पोलर ही हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने HF का एग्जांपल दिया है, H और F। HF के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। HF के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो हमारे पास HF है, HF के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पावरफुल होने की वजह से फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट करा ही रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट करा रहा है। जब फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा रहा है तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। पार्शियल का मतलब है कि बॉन्ड अभी भी बना हुआ है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ खिसक के इस साइड जा रहे हैं। तो हम इसके डायपोल मूवमेंट को इस एरो से, ऐसे एरो से शो करते हैं कि इस साइड पॉजिटिव एंड है और इस साइड हमारे पास नेगेटिव एंड है। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमारे पास एक सीरीज़ आती है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज़ हमारे पास है बेटा, इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, देन वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव नाइट्रोजन इज़ कंपैरेटिव टू क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। डिफरेंस वहाँ पर किसका आता है, सिर्फ साइज़ का। क्लोरीन का साइज़ बड़ा है इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का असर कम हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है। ब्रोमीन, कार्बन, सल्फ़र, आयोडीन, हाइड्रोजन का इतना ज़्यादा असर हमारे पास नहीं होता। तो इन लोगों को अगर आप याद नहीं करोगे, इन एटम्स को अगर आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, लेकिन FONCl ये आपको पता होना ही चाहिए। अब पोलैरिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट, जिसको बोलेंगे डायपोल मूवमेंट। अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो कितना पोलर है वो हमें पता लगेगा डायपोल मूवमेंट से। सो दैट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू द चार्ज, जितना चार्ज हमारे पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव सेपरेट हो रहा है, दैट चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कि कितना हमारे पास वो एटम्स सेपरेट हो रहे हैं, दैट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है बेटा, तो इसकी SI यूनिट हमारे पास हो जाएगी चार्ज की यूनिट, दैट इज़ कूलम, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की यूनिट दैट इज़ मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट है SI यूनिट, दैट विल बिकम कूलम मीटर। लेकिन 1 कूलम मीटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मेज़र करेंगे डिब्बे में। तो 1 डिब्बे इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। तो कोई भी क्वांटिटी अगर हमारे पास आती है डायपोल मूवमेंट की, तो उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे इस यूनिट से, तो हमारे पास वो जो आंसर है वो आंसर डिब्बे में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कि कुछ मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे वो पोलर है या नॉन पोलर है, और अगर पोलर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी पोलैरिटी किस डायरेक्शन में है। फर्स्ट है हमारे पास H2O। H2O मॉलिक्यूल बेटा कैसे होता है, H2O मॉलिक्यूल हमारे पास कैसे बनता है, H2O मॉलिक्यूल हमारे पास इस तरीके से होता है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ग्रीन वाला और ब्लू वाला एंड हमारे पास H है, और बीच में हमारे पास होगा O। तो ये हमारे पास H2O मॉलिक्यूल आता है। ये H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। H2O मॉलिक्यूल में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। आपको ये याद रखना है, FONCl, ठीक है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और दोनों फैक्टर सेम डायरेक्शन में अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अपवर्ड। तो दोनों रिजल्टेंट अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर हो गया। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल CO2 लीनियर होता है। बेटा इनकी शेप आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी जब तक हम VSEPR नहीं पढ़ लेते। CO2 लीनियर होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों वेक्टर हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में आएंगे। डिफरेंट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे आते हैं, तो दो वेक्टर जो 180 डिग्री पे हमारे पास होते हैं उनका रिजल्टेंट हमारे पास 0 आता है। मतलब मॉलिक्यूल जो हो गया CO2 का वो हमारे पास हो गया नॉन पोलर।
क्या हो गया मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। नेक्स्ट है हमारे पास BeF2। BeF2 हमारे पास कैसे हो जाएगा, दिस इज BeFF। BE और F में से BE तो मेटल है ना हमारे पास, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, फ्लोरीन हुआ। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो BE हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास हो जाएगा 0 एंड दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नॉन पोलर। नेक्स्ट वी हैव BF3। BF3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, BF3 की स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं। BF3 की स्ट्रक्चर हमारे पास जो आती है वो इस तरीके से आती है, दिस इज BF3। ठीक है, 1 2 एंड ये हमारे पास BF3 आता है, ये हो गया BF3। ये BF3 बेटा जो हमारे पास है, ये BF3 के 3 बॉन्ड इस तरीके से आएंगे, और ये BF3 के जो 3 बॉन्ड हैं इनमें अपवर्ड और डाउनवर्ड हमारे पास बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड जो है उसकी डायपोल मोमेंट आ जाएगी। अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होगा, उस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट आ जाएगी। तो BF3 का जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे, 3 बॉन्ड 120 डिग्री एंगल पे, तीनों सिंगल प्लेन में। और फ्लोरीन हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो आउट ऑफ द प्लेन, मतलब या तो ऐसे बाहर निकलेगा या प्लेन में नीचे जाएगा। तो आउट ऑफ द प्लेन रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा और ये रिजल्टेंट विल बी 0। तो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नॉन पोलर। तो जब आप इसको बनाओगे तो आपको इसी तरह से लिखना है कि रिजल्टेंट विल कम आउट ऑफ द प्लेन और रिजल्टेंट विल गो डाउनवर्ड ऑफ द प्लेन। तो ये चीज़ आप लोगों को ऐसे ही देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास CH4 का एग्जाम्पल है, और इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, एंड दैट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज NH3 एंड NF3। NH3 और NF3 का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। NH3, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर H और F, ये लोन पेयर। बेटा लोन पेयर की भी अपनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की। लोन पेयर भी क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कोशिश करता है। तो ये NH3 हो गया और ये NF3 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास NH3 में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ पुल होकर नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ पुल होकर के नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं, और ये लोन पेयर भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो एक रिजल्टेंट इन तीनों का आ गया, रिजल्टेंट A। एक रिजल्टेंट नाइट्रोजन से यहाँ तक आ गया, रिजल्टेंट B। अब दोनों रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट ऐड होंगे। सो दिस रिजल्टेंट विल ऐड। यहाँ पर NF3 में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसकी डायपोल मूवमेंट नीचे जाएगी, तो ये इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। सो इसका रिजल्टेंट विल गो डाउनवर्ड। और ये ऊपर की तरफ लोन पेयर है, तो लोन पेयर का रिजल्टेंट हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये A और ये B रिजल्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट होंगे वो सब्सट्रैक्ट होंगे। सब्सट्रैक्ट होने की वजह से इसकी जो डायपोल मोमेंट है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और इसकी जो डायपोल मोमेंट है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो NH3 इज़ मोर पोलर कंपैरेटिव टू NF3। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आता है एग्जाम्पल में, वाई NH3 इज़ मोर पोलर देन NF3। तो उसका आप डायग्राम बनाकर ही आंसर लिखोगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिससे हम लोग शेप के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट VSEPR थ्योरी।